Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very important and special series of lectures which are meant for the examination of finance account assistant, and it is the 10th lecture of this lecture series. और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग का जो टॉपिक हमने पहले ही स्टार्ट किया है, दैट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अकाउंटिंग की कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में जो टर्म्स डिस्कस होंगी दोज विल बी लायबिलिटीज, द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज एंड द स्टॉक। तो सबसे पहले जानते हैं कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो लायबिलिटी जो है इट इज अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कॉज्ड ड्यू टू अ पास्ट इवेंट और इवेंट्स। लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के मौजूदा कर्जे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्जा, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फर्ज। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बिजनेस के वो फराइज जिनको पैसा दे के ही चुकता किया जाता है। तो पैसा दे के जिस फर्ज को पूरा किया जाता है तो उसी को हम कर्जा बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब है कर्जा कॉज ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। ये कर्जा बना कैसे होता है? ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। बिजनेस ने पास्ट में कुछ ऐसा किया होता है, कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है बिजनेस में जिसकी वजह से ये कर्जा बना होता है। तो पास्ट में क्या इवेंट बना होगा? बिजनेस ने या तो बैंक से लोन लिया होगा, या उधार में कोई चीज खरीदी होगी, मशीन खरीदी होगी उधार में, या रॉ मटेरियल खरीदा होगा, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी भी बकाया है। तो जो पास्ट में हुआ है, पास्ट में जो इवेंट हुआ है, उसी इवेंट की वजह से प्रेजेंट में ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं। इट कॉजेज डिक्रीज इन रिसोर्स व्हेन लायबिलिटी इज सेटल्ड। और जब एक लायबिलिटी को सेटल किया जाता है, यानी जब इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा किया जाता है, इट कॉजेज द डिक्रीज इन रिसोर्स। इससे क्या होता है? बिजनेस के रिसोर्सेज में कमी आती है। यानी अगर हम कर्जदार को कैश में देंगे तो कैश में कमी आएगी, अगर चेक देंगे तो बैंक बैलेंस में कमी आएगी, या अगर कोई और एसेट देंगे, कोई और रिसोर्स हम खर्च करेंगे इस लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, तो उसी रिसोर्स में फिर कमी आती है। सो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लायबिलिटी। शॉर्ट में आप याद रखिए, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, या लायबिलिटीज का मतलब कर्जे, बहुत सारे कर्जे जो बिजनेस को प्रेजेंट में होते हैं ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। जो बिजनेस ने पास्ट में कुछ किया होता है जिसकी वजह से प्रेजेंट में वो कर्जे होते हैं। पास्ट में जो कर्जे होते हैं बिजनेस के, दोज आर नॉट कॉल्ड एज लायबिलिटी। यानी जिन कर्जों को पहले ही बिजनेस ने चुकाया है, दोज आर नॉट कॉल्ड एज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जो प्रेजेंट में कर्जा होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज पे। तो लायबिलिटी को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कुछ लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज कहते हैं, कुछ को नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, और कुछ लायबिलिटीज दोज आर कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। It might have reminded of you of the assets. Asset में भी हमने पढ़ा था current assets, non current assets, contingent assets. Likewise यहाँ पर भी है current liability, non current liability, contingent liability. तो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज के बारे में जानते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? तो करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है, जैसा नाम ही इसका है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज और दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर, जिनको 1 साल के अंदर अंदर ही चुकता करना होता है। विद इन 1 ईयर, जिनको 1 साल में के अंदर मतलब सेटल करना होता है, पूरा करना होता है। दोज लायबिलिटीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। बिजनेस के रोजमर्रा के जो काम होते हैं उन कामों को पूरा करने के लिए बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लेता है, और वो कर्जे जो होते हैं बिजनेस के उनको करंट लायबिलिटीज कहा जाता है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में हमारे आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है वो सारे क्रेडिटर जिनसे आपने उधार लिया होता है, चाहे पैसे उधार लिए हैं, चाहे आपने चीजें उधार ली हैं, दोज आर कॉल्ड एज सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री का यहां मतलब होता है, सन्ड्री मीन्स वेयर देयर आर मेनी क्रेडिटर्स एंड देयर इज नो नीड टू मेंशन द नेम ऑफ ईच एंड एवरी क्रेडिटर। जहां पर ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्रेडिटर का नाम लिखा जाए, तो उन सारे क्रेडिटर्स के बदले हम वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार लिया। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी क्या है? दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ने हमें शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया होता है, ओवरड्राफ्ट मीन्स लोन, बट इट इज द लोन which bank gives to a business or to some person for a very short period of time on the basis of his credit worthiness. ओवरड्राफ्ट इस किस्म का लोन होता है जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी होती है, बल्कि ये लोन जो होता है एक बिजनेस को मिलता है एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस।
बहुत कम फॉर्मेलिटी पूरी करके ये लोन आपको मिलता है, बिजनेस को मिलता है। और इसलिए ये लोन उन्हीं बिजनेस के लिए होता है, उन्हीं पर्सन के लिए अवेलेबल होता है हु आर क्रेडिट वर्दी, जो भरोसे के लायक होते हैं, जिन्होंने गुडविल कमाया होता है बैंक में जिनका अच्छा खासा नाम होता है, तो उनको उसी नाम की बुनियाद पर क्या मिलता है, एक लोन मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, और बहुत कम फॉर्मेलिटीज पूरी करके। और ऐसे लोन को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगर आपने सुना होगा ओडी, ओवरड्राफ्ट, एक्चुअली द फुल नेम इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बैंक का है, अगर बिजनेस का है, तो दैट ओवरड्राफ्ट इज आल्सो कॉल्ड करंट लायबिलिटी। इस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी सैलरी बकाया है, रेंट बकाया है, या कोई भी खर्चा बिजनेस ने किया है लेकिन पैसा अभी नहीं दिया है, दोज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और अगर पैसा नहीं दिया है, खर्चा किया है, पैसा नहीं दिया है, दैट इज आल्सो लायबिलिटी, बट विच लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इस तरह है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आप जरा गौर कीजिए, इनकम रिसीव यानी आपके बिजनेस की कोई रेगुलर इनकम आती है, से बिजनेस रेंट कमाता है, बिजनेस की कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी किराए पर है, और हर महीने बिजनेस को उसका किराया मिलता है। लेकिन अगर बिजनेस ने एडवांस में किराया लिया है, किराया तो आना है, लेकिन बिजनेस ने वही किराया एडवांस में लिया है, जब तक वो किराया ड्यू नहीं होगा, जब तक वो किराया बिजनेस कमाएगा नहीं, तब तक वो किराया कहलाएगा करंट लायबिलिटी। यानी एडवांस में अगर आपने कोई किराया लिया है, एडवांस में कोई कमीशन लिया है, एडवांस में रेंट लिया है आपने, दैट विल बी कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। जब तक वो ड्यू नहीं होगा, जब तक वो वक्त पूरा नहीं होगा कि आपको वो ड्यू हो जाएगा, तब तक वो इनकम कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटी। आप याद रखेंगे, करंट लायबिलिटीज वो सारे कर्जे होते हैं बिजनेस को, जिनको बिजनेस ने एक साल के अंदर अंदर ही चुकाना होता है, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका अपोजिट है ये non-current liabilities, also known as long-term liabilities. Long-term liabilities are those liabilities which are to be settled beyond 1 year. Beyond 1 year, जो एक साल से ज्यादा मुद्दत, एक साल से ज्यादा वक्त के लिए बैंक जो बिजनेस जो कर्जा लेता है, उन कर्जों को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। क्योंकि बिजनेस में शॉर्ट टर्म एसेट भी चाहिए, तो उन शॉर्ट टर्म एसेट्स को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, बिजनेस को लॉन्ग टर्म एसेट भी चाहिए, और उन लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदने के लिए बिजनेस लॉन्ग टर्म कर्जे लेता है। बिजनेस को मशीन खरीदनी है, मशीन खरीदने के लिए मत बिजनेस लेगा ये सनरी क्रेडिटर से कर्जा, ये मत बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा, क्योंकि मशीन 1 करोड़ की आएगी, और 1 करोड़ मतलब आप 1 साल में ही कमा सकते हो। तो इसलिए 1 करोड़ की मशीन को खरीदने के लिए आप क्या करते हो, यू ऑप्ट फॉर नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन अब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, जिस रॉ मटेरियल को चीज बना के 1 साल के अंदर अंदर ही आप वो पैसा वसूल करोगे, तो वहां आप यूज करोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए। लेकिन जहां पर आपको लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो वहां पर आप क्या ऑप्ट करोगे, यू विल ऑप्ट फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, यू विल ऑप्ट फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ताकि उस पैसे को आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर सको। अब आपने 10 साल के लिए कर्जा लिया, तो उस कर्जे को आप लैंड में, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि 10 साल तक आप उस कर्जे को फिर कमा के आप वापस लौटा सकते हो। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज the repayment of which is made beyond 1 year, यानी after 1 year, जिसको 1 साल के बाद चुकाया जाता है, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। There are permanent liabilities as well, there are fixed liabilities as well। तो आप याद रखिए कि 1 साल के बाद जिन कर्जों को चुकाया जाता है, those liabilities are called non-current liabilities और long term liabilities। इसमें आपके long term loans आते हैं, इसमें आपके डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो, ये आप पब्लिक को या क्या कहते हैं उसको, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को इशू कर सकते हो। बॉन्ड्स आर एक्चुअली सर्टिफिकेट्स, these are actually documents, these are called acknowledgement of debt। bonds और debentures are called acknowledgement of debt। ये कंपनी इस्तेमाल करते हैं, bonds और जो debentures हैं, ये कंपनी में इस्तेमाल होता है कर्जा हासिल करने के लिए। तो वहां हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड डिबेंचर क्या होता है। फिलहाल एज एन एग्जाम्पल, बॉन्ड और डिबेंचर जो होता है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, जिनको कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म पैसा, मतलब लोन हासिल करने के लिए फ्रॉम द जनरल पब्लिक।
एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी बिल्कुल कंटिंजेंट एसेट की तरह है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट अराइज। ए लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, कहीं आपको बैलेंस शीट के बाहर आप मेंशन कर सकते हो, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ये वो लायबिलिटी होती है जो मे और मे नॉट अराइज। यानी फॉर एग्जांपल, कंटिंजेंट एसेट में आपने किसी को केस किया होता है, तो अगर आप वो केस जीतोगे तो आपको एक एसेट मिलने का चांस होता है। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी में आप पे किसी ने केस किया होता है, यानी बिजनेस पे किसी ने केस किया है, बिजनेस पे किसी ने, फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर या किसी के साथ कोई मतलब उसको लगा है कि धोखा हुआ है, उसने बिजनेस को केस किया है, तो जो केस बिजनेस के अगेंस्ट है दैट इज इन द कोर्ट। वर्डिक्ट नहीं आया, कोई फैसला नहीं हुआ है, जब तक वो केस कोर्ट में चलेगा तब तक वो कहलाएगी कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसका अमाउंट वगैरह तो भी पता नहीं है कि वो कितना होगा, लेकिन आप मेंशन कर सकते हो आउटसाइड द बैलेंस शीट दैट देयर इज अ केस पेंडिंग इन द कोर्ट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक लायबिलिटी तो होती नहीं है, बट इट इज, you should know what contingent liability means। तो contingent liability ऐसी liability होती है which may or may not arise or it may arise on the happening of a certain event। जब कोई ऐसा कोई हादसा होगा, यानी आप वो केस हारोगे तब वो liability बनेगी, लेकिन जब तक वो केस कोर्ट में ही है तब तक वो liability क्या कहलाएगी? contingent liability। so this is what is contingent liability and these are the different types of liability। so you have to remember the liability is sometimes the current liability, it may be sometime non-current liability or it may be contingent liability। Now the next term which we should also know, that is the stock। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं। ये स्टॉक होता क्या है? स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स और अनयूज्ड रॉ मटेरियल। यानी आप चीजें खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, आपका बिजनेस इसी के मुंसलिक है। तो जो चीजें आपने खरीदी लेकिन साल के आखिर तक कुछ चीजें बच जाती है, वो उनको आपने अभी बेचा नहीं है, तो साल के आखिर में जो चीजें बच जाती है उनको कहते हैं स्टॉक। इस तरह आप रॉ मटेरियल आप यूज कर खरीदते हो, यूज करते हो, तो साल भर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, यूज किया, लेकिन साल के आखिर में रॉ मटेरियल का कुछ पोर्शन जो बचा होता है विच इज अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां आप कहोगे स्टॉक ऑफ गुड्स, यहां कहोगे स्टॉक ऑफ मटेरियल्स या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो बट स्टॉक का ताल्लुक जो होता है वो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के आखिर में जो चीजें बच जाती हैं अनसोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। यू कैन से स्टॉक ऑफ गुड्स, और अगर मटेरियल बचा है तो यू कैन से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक को हम इन्वेंट्री, आप याद रखोगे, इन्वेंट्री भी कहते हैं और मर्चेंडाइज भी कहते हैं। तो स्टॉक कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने कहा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी मैंने कहा, और इसके साथ साथ वापस है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। जो स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, यानी साल के आखिर में जो चीजें बच जाती है, अनसोल्ड होती है, साल के आखिर से 31 मार्च 2000 हम कहेंगे 31 मार्च 2025 या 31 दिसंबर 2025 को जो चीजें बच गई हैं, जिनको आपने बेचा नहीं है, या जो रॉ मटेरियल बचा है जिसको आपने अभी यूज नहीं किया है, दैट शैल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगला साल जब स्टार्ट होगा, अगला साल कब स्टार्ट होगा? वो होगा स्टार्ट अप्रैल 2000, या होगा अप्रैल 2025 ही होगा, या होगा जनवरी 2026। तो अगर साल स्टार्ट हो रहा है मार्च, अप्रैल और मार्च के हिसाब से, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर साल आप ले रहे हो फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, दैट इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। तो आप कोई भी ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअली। तो अगर आपने फिर जो साल के आखिर में जो स्टॉक रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वही स्टॉक फिर आपको फिर से रिकॉर्ड करना है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। वही स्टॉक जो साल के आखिर पे स्टॉक होगा वही तो मौजूद होगा ना साल के अगले दिन भी। कॉल वो क्लोजिंग स्टॉक सुबह क्या बन, सुबह से बनी सुई स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है वही वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, सिर्फ इसमें डेट का फर्क होता है। कल क्लोजिंग स्टॉक, सुबह स्टॉक बना ओपनिंग स्टॉक। तिकेज कल एम वरियुक एंड और सुबह नए वरियुक स्टार्ट।
तो इसलिए इस स्टॉक को एंड पर क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है और इसी स्टॉक को अगले साल के पहले दिन ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट इज स्टॉक। तो स्टॉक आप याद रखिए, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री भी होता है, मर्चेंडाइज भी होता है। स्टॉक का मतलब होता है वो चीजें जो अभी बिकी नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर तक आप कुछ चीजें जो आप बेच नहीं पाए या रॉ मटेरियल यूज नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक कैन बी स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देयर इज आल्सो वन मोर स्टॉक दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जो ना तो फिनिश्ड गुड्स है ना रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। खैर, तो आप इसी पर ध्यान दीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और इसके साथ साथ आपको याद रखना ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ द ईयर और यही क्लोजिंग स्टॉक फिर अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनता है। देयर कैन नेवर बी ओपनिंग स्टॉक विदाउट क्लोजिंग स्टॉक, ये आप याद रखोगे। देयर कैन बी क्लोजिंग स्टॉक विदाउट ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बनने के लिए ओपनिंग स्टॉक का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक होने के लिए जरूरी है कि पहले क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल ओपनिंग स्टॉक होता है। सो देयर कैन नेवर बी ओपनिंग स्टॉक विदाउट हैविंग अ क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे in today's lecture. Hope you have understood. It's not so difficult at all. You can relate it to the assets as well, so that you remember this. It's very easy. But still, if there is any confusion, you can write that to me. I'll be happy to answer any of your question. तो मैं आपसे विदा लेता हूँ वो अगले लेक्चर तक। अगले लेक्चर में हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।